गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख चुके थे, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला के विषय में पढ़े थे और हमने जस्ट पढ़ा था कि हिमालय के गिरिपाद में, हिमालय के तुरंत दक्षिणी भाग में उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान के बाद हमने देखा था कि भारत का पठारीय भाग देखे थे, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और कुछ भाग पाकिस्तान में जो है वो एक ऐसा एरिया है जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिसे आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं थार मरुस्थल कहते हैं, या फिर उसका नाम भी है। ओके, तो उसके विषय में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय मैदान के विषय में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि तटीय मैदान और तटीय रेखा क्या होता है और तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक होता है, तटीय मैदान की विशेषता क्या होती है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा को सम्मिलित है, तट रेखा को स्पर्श करता है, और इसमें द्वीप समूह का क्या योगदान है। ये सारी चीज़ें पहले आपको क्लियर होना चाहिए, तब जा करके आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देते हैं कि तटीय मैदान का अर्थ होता क्या है। देखिए, जितने भी तट है, समुद्र के किनारे वाला जो भाग है उसको तट कहते हैं। तो इस ओर भारत का बंगाल की खाड़ी एक समुद्र है और इस ओर जो है अरब का सागर है। दो समुद्र है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जस्ट नीचे बंगाल की खाड़ी है और इस ओर अरब सागर है, और इसके जस्ट सटा हुआ जो भाग आपको दिख रहा है उसे हम तट कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, भारत का तट है तट, और उस तट का जो पूरी लंबाई है उसे हम तटीय रेखा की लंबाई कहते हैं। तो भारत का जो मुख्य भाग है, ओके ना, इसे मुख्य भाग कहते हैं। भारत का ये जो भाग है इसे मुख्य भाग कहते हैं। तो भारत के मुख्य भाग के तटीय रेखा की लंबाई, यानी कि यहाँ पर भी समुद्र है, पश्चिम बंगाल से नीचे आइएगा, आपको यहाँ पर मिलेगा उड़ीसा, अभी इसको ओडिशा कहते हैं, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश मिलेगा, उसके बाद तमिलनाडु मिलेगा, उसके बाद केरल मिलेगा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, और महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसे हम गोवा कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे राज्य जो है भारत में समुद्र को टच करता है, समुद्र को स्पर्श करता है, और इसे हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। और इसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर मतलब 6100 किलोमीटर। अगर आपसे पूछेगा भारत के मुख्य भाग के तटीय रेखा की लंबाई, तो 6100 किलोमीटर। लेकिन भारत के पास द्वीप समूह है, दो द्वीप समूह है, एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक लक्षद्वीप है अरब सागर में। तो इस तरह से दो द्वीप समूह है और उस द्वीप समूह के भी आसपास तटीय रेखा मौजूद है। तो अगर उन सब के तटीय रेखा को सम्मिलित कर लिया जाए तो टोटल मिलाकर के 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। तो हमने देख लिया तटीय रेखा क्या होता है और मुख्य भाग की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, और द्वीप समूह के जो तटीय रेखा है उसको अगर हम मिला दें तो इसकी कुल टोटल जो तटीय रेखा की लंबाई है वो कितनी हो जाती है। अगर आप हमसे पूछेगा कि सर सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात है। गुजरात का जो तटीय रेखा की लंबाई है वो सबसे अधिक है। अब तटीय रेखा के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं तटीय मैदान। तो देखिए, ये जो तट रेखा है और इसके इस ओर जो है वो पठार का पहाड़ी क्षेत्र है जिसे हम घाट कहते हैं। तो ये जो दिशा आपको दिख रहा है ये पूर्व दिशा है, इस ओर का दिशा पूर्व दिशा है। बंगाल की खाड़ी के तरफ जो दिशा है उसे हम पूर्व दिशा कहते हैं, और अरब के सागर की जो दिशा है उसे हम पश्चिम दिशा कहते हैं। तो पूर्व दिशा में जो पूर्वी घाट है, यहाँ पर पूर्वी घाट है, जो सतत तो नहीं है, बीच बीच में गैप है, ये पूर्वी घाट है। और पूर्वी घाट और पूर्वी तटीय रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम तटीय मैदान कहते हैं। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा, तटीय मैदान। चूंकि ये पूर्व में है इसीलिए हम इसे पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तो इस प्रकार से इस ओर अगर आप आइएगा, बंगाल की खाड़ी के अपोजिट साइड में अरब सागर में आइएगा, तो यहाँ पर भी इसकी परिभाषा वही होगी कि जो तटीय रेखा है, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है क्या है, यहाँ पर पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट सतत है। घाट का मतलब है ये एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार का जब अध्ययन कर रहे थे तो उस समय हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी एक घाट है जिसे पश्चिमी घाट कहते हैं। तो तटीय मैदान और पश्चिमी घाट के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। तो इस तरह से दो तटीय मैदान है, एक को हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा जो है पश्चिमी तटीय मैदान। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलिएगा गुजरात से लेकर के केरला, जो आपको कन्याकुमारी लास्ट होता है, और कन्याकुमारी से ये किस ओर है, अरब सागर में। और अरब सागर से अगर आप इस ओर बढ़िएगा बंगाल की खाड़ी के तरफ, तो इस ओर तटीय रेखा में कहाँ पर, कन्याकुमारी से लेकर के पश्चिम बंगाल का तक का जो क्षेत्र है वो किस में आता है, तटीय रेखा के क्षेत्र में आता है, जिसमें से पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम बंगाल से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और
पूर्वी तटीय मैदान है। ओके, और ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ पर गुजरात राज्य है और यहाँ पर केरल में सबसे दक्षिणी बिंदु या फिर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। तो हमने देख लिया कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान क्या होता है, तटीय मैदान क्या होता है और तटीय रेखा क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ के विषय में और विस्तार से समझते हैं कि कोंकण क्या होता है, उत्तरी सरकार क्या होता है, कोरोमंडल तट क्या है और जो अलग अलग राज्य है उसमें तटीय मैदान का क्या क्या नाम रखा जाता है। अब आइए समझते हैं कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट क्या होता है। देखिए, ये हमारा हम लोग समझ चुके हैं कि समुद्र के किनारे का जो भाग है उसी किनारे के भाग को हम क्या बोलते हैं, तटीय मैदान कहते हैं। तो यहाँ पर जो पश्चिमी तटीय मैदान हम इसे कर देते हैं तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और ये क्या हो जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान। तो दो तटीय मैदान है। तो हम ये समझ चुके हैं कि जो भाग पूर्व की ओर है हम उसे पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं और जो भाग पश्चिम की ओर है हम उसे पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। अब एक चीज़ आप इसके साथ याद रखिएगा, जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये वाला पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ पर समुद्र है, इसकी बात कर रहे हैं, ये जो एरिया है। ओके ना, यहाँ पर हम बार बार अगर हाथ लाएंगे तो ये मिट जाएगा ना, इसलिए हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं। यहाँ इस एरिया में ये क्या है, ये है पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर की तरफ है और जो पूर्वी तटीय मैदान है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। यानी कि यहाँ पर जो समुद्र है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर जो समुद्र है उसका नाम है अरब सागर। तो आपसे पूछेगा कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो किस ओर है, तो आप बोलिएगा अरब सागर की तरफ है। और अगर आपसे पूछेगा पूर्वी तटीय मैदान किस ओर है, तो आप बोलिएगा बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो हमने समझ लिया पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये संकीर्ण भाग है। संकीर्ण का मतलब होता है पतला, सकरा है, मतलब इसका भाग ज़्यादा चौड़ा नहीं है। जबकि ये जो पूर्वी तटीय मैदान है ये समतल भी है और थोड़ा चौड़ा है। आप देख भी सकते हैं ये थोड़ा सकरा दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, चौड़ा दिख रहा है। एक और चीज़ आप याद रखिएगा, इसके भी सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। अभी आप ये सारी चीज़ें भूल जाइए, आप सिर्फ इस तरफ की बातें याद रखिएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान, तो आप क्या बोलिएगा कि अरब सागर का जो तटीय रेखा है और यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है उन दोनों के बीच का जो तटीय मैदान है हम उसे पश्चिमी तटीय मैदान कहेंगे। ओके, इस पश्चिमी तटीय मैदान में इसे हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र है और उसके जस्ट नीचे जो राज्य है उसका नाम कर्नाटक राज्य है, जिसे कर्नाटका भी कहते हैं। तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है गोवा। तो महाराष्ट्र में जो तटीय मैदान है और जो गोवा में तटीय मैदान है उन दोनों को मिला दीजिएगा तो उसका नाम क्या रखा जाता है, कोंकण का तटीय मैदान रखा जाता है। जस्ट इस कोंकण के जस्ट नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा कर्नाटक में तटीय मैदान और कर्नाटक में जो तटीय मैदान है हम उसे कन्नड़ का तटीय मैदान कहते हैं, यानी कन्नड़ भाग कहते हैं। और ये जो कन्नड़ का भाग है ये मुख्य रूप से केवल कर्नाटका क्षेत्र में यानी कर्नाटक राज्य में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। चूंकि ये सबसे बीच में है इसलिए हम इसे मध्य भाग भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिम तटीय मैदान का जो मध्य भाग है उसका नाम क्या है, तो आप बोलिएगा कन्नड़ का मैदान है। जस्ट इसके नीचे आइएगा, चूंकि ये सबसे लास्ट में है इसीलिए हम इसे दक्षिणी भाग कहते हैं और ये पूर्ण रूप से केरल राज्य जो दिख रहा है उस राज्य में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। तो केरल राज्य में विस्तृत रूप से जो फैला हुआ तटीय मैदान है उसे हम क्या बोलते हैं, मालाबार तट कहते हैं और ये सबसे दक्षिण में है इसलिए हम इसे दक्षिणी भाग पे कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो पश्चिमी तट है उसका सबसे दक्षिणी भाग में जो तटीय मैदान है उसका नाम क्या है, तो आप बोलिएगा मालाबार तट। अब इसके विषय में दो बात याद रखिएगा, ये जो आपको तटीय मैदान दिख रहा है पश्चिम तटीय मैदान, ये नीचे दो सकरा है लेकिन जैसे ही ऊपर जाता है ये चौड़ा है। आप देख सकते हैं ये गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर तटीय मैदान है, यहाँ पर सकरा है लेकिन ऊपर में क्या है, चौड़ा है। तो आप बोलिएगा कि जो पश्चिम तटीय मैदान है उसका उत्तरी भाग चौड़ा है और उत्तरी भाग क्या है, चौड़ा है और दक्षिणी भाग धीरे धीरे क्या है, सकरा होता चला गया। यानी कि उत्तर में आपको जो भाग मिलेगा गुजरात का एरिया वो ज़्यादा चौड़ा देखने को मिलेगा, जबकि आप दक्षिण में आइएगा तो आपको सकरा मिलेगा। उत्तर में जो गुजरात का एरिया है ना हम इसे कठियावाड़ का तटीय मैदान भी कहते हैं। तो गुजरात में जो तटीय मैदान है हम उसे क्या बोलेंगे, कठियावाड़ का तटीय मैदान। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। और जैसे उसके बाद आप नीचे आइएगा यहाँ पर आपको मिलेगा कोंकण का मैदान जिसे हम महाराष्ट्र और गोवा का तटीय मैदान कहते हैं। अब ये वाला भाग ही सबसे उत्तरी भाग कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा सबसे उत्तरी भाग तो कौन है, महाराष्ट्र और गोवा का, जिसे हम लोग कोंकण तटीय मैदान कहते हैं। तो इस तरह से ये था पश्चिमी घाट, ये किस क्षेत्र में फैला हुआ है। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पर नदी के विषय में एक बार हम इसे मिटा देते हैं।
देखिए यहाँ पर जो समुद्र है ना, और यहाँ पर जो भूमि का भाग है, यानी यहाँ जो भूमि है वो उथल भूमि है। यहाँ पर देखिए उथला भूमि इसे कहते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान में उथला भूमि है। उथला का मतलब क्या है? उथला का मतलब ऊंचा भूमि। देखिए ये एक भूमि है, ओके ना। अब अगर यहाँ से पानी आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर से पानी डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, हम एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है। देखिए ये बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स में ये जो भूमि आपको दिख रहा है ये क्या है, उथला भूमि है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पर पानी आएगा ये पानी डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा, ये पानी डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। और अगर इस तरह से ढाल वाला रहता तो पानी क्या होता, धीरे धीरे आकर के क्या होता, समुद्र में मिलता। तो जो भूमि इस तरह से बिल्कुल सपाट है और यहाँ पर से पानी आएगा डायरेक्ट गिर जाएगा, तो वहाँ पर क्या होता है, उथला भूमि का निर्माण करता है। तो इस तरह की भूमि को क्या बोलते हैं, उथला भूमि कहते हैं। यानी कि ये ऊंचा वाला भाग है, बिल्कुल डायरेक्टे गड्ढा है। बात समझ में आ रहा है? इसमें डायरेक्टे आकर के क्या है, गड्ढा है। तो इस तरह से भूमि उथला भूमि कहते हैं। जबकि आप ये वाला भाग देखिएगा, इसे हम गहरा भूमि कहते हैं। तो ये क्या होता है, इस तरह से भूमि है, ये हल्का इस तरह सपाट है, मतलब कि ये धीरे धीरे आकर के गड्ढा है, ओके ना। ये गहरा है लेकिन ये क्या है, धीरे धीरे आकर के गड्ढा है। तो अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, यहाँ पर जो भी नदियाँ गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि यहाँ पर जो नदियाँ गिरती है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ये क्या होता है आपको समझाते हैं। यहाँ पर दो नदी गिरती है, नर्मदा और तापी। जब ये नदी आती है तो ऐसे करके आ करके डायरेक्ट गिर जाती है, जिसके चलते क्या होता है, ये जो भी मलबा लाया अपने साथ वो सीधे आकर के नदी में गिर जाती है, और गिरने के चलते ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। जबकि इस और जो नदियाँ बहती है वो इस प्रकार से ढाल है, वो धीरे धीरे आकर के बहती है, और धीरे धीरे बहने के चलते अपने साथ जो मलबा लाता है उसको बहा नहीं पाती है, और नहीं बहा पाती है, तो यहाँ पर ये जमा कर देती है और नदियाँ कट जाती है। एक इधर चल गई और एक इधर चली गई, तो बीच में जो भूमि बच गया, यहाँ पर जो मृदा बच गया, वही मृदा क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। तो यहाँ पर जो नदियाँ बहती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, और इस और जो नदी गिरती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि ज्वार नदमुख निर्माण करती है। यहाँ पर वर्षा अधिक होता है, और यहाँ पर वर्षा कह सकते हैं इतना अधिक होता है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो उसमें बहुत ज़्यादा पानी पड़ जाता है, जिससे इस तरफ की जो मिट्टी है वो लेटराइट मृदा हो जाता है। अब इस लेटराइट मृदा को समझते हैं, लेटराइट मृदा होता क्या है। तो यहाँ पर लेटराइट मृदा पाया जाता है। अब ये लेटराइट मृदा निर्माण किस प्रकार से होता है, इसे समझिए। लेटराइट मृदा तब बनती है जब अधिक ज़्यादा गर्मी पड़ता है और अधिक ज़्यादा वर्षा होता है, दोनों जब सबसे अधिक हो जाएगा तो लेटराइट मृदा का निर्माण होगा। अब ये लेटराइट मृदा निर्माण किस प्रकार से होता है, इस तरह समझने के लिए आप कल्पना कीजिए कि अब जब बरसात का मौसम होता है तो हमारे छत से क्या होता है, पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। पाइप से जो पानी गिरता है उसकी कल्पना कर रही है, या फिर चापाकल के पास जब बार बार पानी गिरता है तो उस पानी गिरने के चलते क्या होता है, जो महीन महीन कण है वो वास हो जाता है, धुल जाता है, ठीक है, और वो बह जाता है या फिर वो नीचे चला जाता है, और ऊपर में सिर्फ आपको कंकड़ ही दिखाई देते, बड़े बड़े छोटे छोटे कंकड़ दिखाई देंगे। मिट्टी आपको दिखाई नहीं देगा, वहां पर पैर रखिएगा तो आपको पैर में कीचड़ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो महीन कण है वो नीचे जा चुका है, और ऊपर में सिर्फ आपको कंकड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर महीन कण पूरी तरह से धुल चुका है। इस प्रकार की मृदा को हम क्या बोलते हैं, लेटराइट मृदा कहते हैं। अब आप बोलेगा कि क्या सर वहाँ पर मिट्टी नहीं है, वहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी का कण जो है अंदर चला गया है और ऊपर में सिर्फ आपको कंकड़ दिख रहा है, और इस प्रकार की मृदा है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इस क्षेत्र में आपको चाय और मसाले की खेती सबसे अधिक देखने को मिलेगा, ओके। और केरल में क्या होता है, केरल जो है मसालों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि चाय वगैरह का भी इन क्षेत्रों में, केरल कर्नाटका इन क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। तो हमने समझ लिया यहाँ पर पश्चिम तटीय मैदान किस प्रकार से है, यहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है, इसके अलग अलग भाग क्या है, गुजरात में इसका नाम क्या है, महाराष्ट्र और गोवा में इसका नाम क्या है। महाराष्ट्र और गोवा में से कोंकण का मैदान कहते हैं, गुजरात में से काठियावाड़ का मैदान कहते हैं, और इसका जो मध्य भाग है वो कहाँ पर है, कर्नाटका के क्षेत्र में, जहाँ पर इसे कन्नड़ का मैदान कहते हैं। जस्ट इसके नीचे आइएगा तो ये सबसे लास्ट हो जाएगा, इसे हम सबसे दक्षिणी भाग कहते हैं, और इस भाग का नाम क्या है, इस भाग का नाम है मालाबार तट। अब आइए समझते हैं पूर्वी तटीय मैदान के विषय में। तो हम समझ चुके हैं कि ये जो भाग है ये पूर्वी तटीय मैदान है, और हम आपको यह भी बता चुके हैं कि जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान के मुकाबले में थोड़ा चौड़ा है, और पूर्वी तटीय मैदान कम चौड़ा है। लेकिन आपको यह भी बताएं कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है यहाँ पर ही आपको चौड़ा देखने मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप गुजरात के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर नीचे कम चौड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर में अधिक चौड़ा देखने को मिलेगा। जो कम चौड़ा भाग है उसे हम संकीर्ण भाग कहते हैं भौगोलिक भाषा में, और ऊपर जैसे ही आता है तो ये क्या हो जाता है, अधिक चौड़ा हो जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो है चौड़ाई अधिक देखने मिलेगा, यानी कि इसके मुकाबले में इसका क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। अब देखिए ये जो पूर्वी घाट है इसे हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। इसका मुख्य रूप से दो भाग है, तो इस दो भाग को हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर कृष्णा नदी है, ठीक है, और कृष्णा नदी का जो मुहाना है, मुहाना का मतलब होता है वह भाग जहाँ पर नदी किसी समुद्र में जाकर के मिल जाती है, तो उस भाग को हम नदी का मुहाना कहते हैं। तो
तो यहाँ पर कृष्णा नदी का मुहाना है, तो कृष्णा नदी का मुहाना से लेकर के अगर आप कन्याकुमारी तक आइएगा तो इस बीच जो क्षेत्र आता है हम इसे कोरोमंडल का तट कहते हैं। और कृष्णा नदी के मुहाने से जब आप उत्तर की ओर बढ़िएगा तो कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर के पश्चिम बंगाल का जो तट है वहाँ तक के क्षेत्र को हम उत्तरी सरकार कहते हैं और इसका दो मुख्य भाग है। तो हमने समझ लिया कि कोरोमंडल तट किसे कहते हैं और उत्तरी सरकार किसे कहते हैं, ये केवल तटीय मैदान का नाम है। ओके, तो अब हम एक और बात आपको समझा देते हैं। यहाँ पर अलग अलग जो क्षेत्र है इसमें एक कुछ और नाम है, जैसे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य है और आंध्र प्रदेश में जो तटीय क्षेत्र है हम उसे आंध्र तटीय मैदान भी कहते हैं, आंध्र तटीय मैदान। और साथ ही साथ इसे हम गोलकुंड तटीय मैदान कहते हैं। दो नाम हम आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश ये कोरोमंडल तट में ही आता है, लेकिन चूंकि ये आंध्र प्रदेश राज्य में है इसलिए इसका और नाम है। तो आंध्र प्रदेश में जो क्षेत्र है उसे हम आंध्र तटीय मैदान कहते हैं और दूसरा इसी का एक और नाम है गोलकुंड तटीय मैदान। तो हमने समझ लिया कि आंध्र प्रदेश में जो तटीय मैदान है उसका क्या नाम है। जस्ट उत्तरी सरकार के ऊपर आप भागिएगा तो यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा और पश्चिम बंगाल में जो तटीय मैदान है उसे हम कहते हैं बांग तटीय मैदान, बांग तटीय मैदान। तो हमने समझ लिया, लेकिन ये तो आपको कह सकते हैं अतिरिक्त जानकारी के लिए बनाया। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछेगा कि जो पूर्वी तटीय मैदान है इसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं। और अगर आपसे पूछेगा दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं तो दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। लेकिन आप बोलेगा कि सर सबसे उत्तर में तो बंगाल वाला है, बोलेंगे बंगाल वो स्थानीय नाम पर रखा गया है इसलिए उसको काउंटिंग नहीं करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर जो गुजरात है उसका काठियावाड़ तटीय मैदान स्थानीय क्षेत्र गुजरात का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर स्थानीय भाषा में उसको कहते हैं, इसलिए वो आपको नहीं बोलना है बल्कि जो मुख्य रूप से स्वीकार किया गया है उसको आपको बोलना है। तो अगर आप बोलेगा सबसे उत्तरी भाग पश्चिमी तटीय मैदान का, तो पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे उत्तरी भाग कोंकण का मैदान है जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र में फैला है। मध्य भाग में कौन है, कन्नड़ का मैदान है जो कहाँ पर फैला है, कर्नाटक के राज्य के क्षेत्र में फैला है। जस्ट इसके नीचे आइएगा तो सबसे दक्षिणी भाग में कौन है, केरल के राज्य में फैला हुआ है, कौन सा है, मालाबार तट। उसी प्रकार से यहाँ पर जो सबसे उत्तर भाग में उसे उत्तरी भाग कहते हैं और जो दक्षिण भाग में उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। सवाल को अगर आप सही से सुनिएगा तो जवाब भी सही आएगा। जैसे पूर्वी घाट का सबसे पश्चिमी भाग, पूर्वी तटीय मैदान का सबसे दक्षिणी भाग, तो दक्षिण में कौन है, ये है पूर्वी तटीय भाग, उसका दक्षिण में कौन है, कोरोमंडल तट। लेकिन यही सवाल को उल्टा करके पूछ दिया जाए, जैसे कि पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे दक्षिणी भाग, तो पश्चिमी तटीय मैदान ये है और इसका सबसे दक्षिणी भाग केरल राज्य में मौजूद है और केरल राज्य में जो तटीय मैदान है उसे हम मालाबार तट कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पर मृदा के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है और हम लोग जब उत्तरी मैदान को पढ़ रहे थे तब हम लोग समझ चुके हैं कि जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, वैसे अगर आप बोलिएगा कि इस और जलोढ़ मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है तो इस और प्रायद्वीपीय भारत द्वारा, जो प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली विभिन्न प्रकार की नदियां जैसे महानदी, कावेरी, कृष्णा और अन्य इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से इसका निर्माण होता है। लेकिन ये उतना ज़्यादा अवसाद नहीं ला पाती, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर ये नदियाँ जब बहती है तो ये डेल्टा का निर्माण करती है और ये क्या किसका निर्माण करती है, ज्वारनदमुख कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये डेल्टा का निर्माण करती है, इसलिए ये जो क्षेत्र आपको निर्मित दिख रहा है ये मुख्य रूप से एक जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं वर्षा के विषय में। तो हमको पता है कि वर्षा जो है भारत में मानसून के प्रारंभ से ही वर्षा आ जाती है और मानसून के प्रारंभ जून से शुरू होती है। तो जून से यहाँ पर वर्षा आती है और इस प्रकार से ये जाती है और इस प्रकार से ये लौट जाती है, नहीं क्या। तो इस प्रकार से ये जाने के क्रम में यहाँ पर वर्षा होता है, ठीक है, यहाँ पर वर्षा होता है। लेकिन जाने के क्रम में चूंकि यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, ये पूर्वी घाट का पर्वत श्रृंखला है, इसलिए ये उस ओर नहीं जा पाता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होता है। ओके, जब ये वापस लौटती है नवंबर दिसंबर के समय में, तो नवंबर दिसंबर के समय में लौटते समय इस पर्वतों से टकराती है और इस तरफ से इन क्षेत्रों में क्या होता है, वर्षा होता है। तो याद रखिएगा मई जून के समय जब वर्षा जाती है, जब मानसून की शुरुआत होती है, तब वर्षा किस ओर होता है, तब वर्षा होती है पश्चिमी तटीय मैदान में। जबकि मानसून जब वापस आती है नवंबर दिसंबर के समय में, तब वर्षा कहाँ पर होती है, तब वर्षा होती है पूर्वी घाट में। इसीलिए आप बार बार सुनते हैं कि ठंडा के दिन में नवंबर दिसंबर के महीने में आंध्र प्रदेश और यहाँ पर जो क्षेत्र है तमिलनाडु वगैरह, इन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। इसका मेन कारण यही है कि जब मानसून लौटती है तब यहाँ पर क्या होता है, वर्षा होता है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय
मैदान और इनकी विभिन्न विशेषताओं के विषय में। अब तो इस तरह से हमने देख लिया कि भारत के तटीय मैदान किसे कहते हैं और इसके कितने भाग हैं। ओके, अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर ही ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।